आज हमें भारतीय उपमहाद्वीप देखना है, तो इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की हेडिंग डालें इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हेडिंग डालें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, या किसी भी जगह सब कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है किसी भी महाद्वीप में? तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इस एशिया महाद्वीप में भारत और उसके आसपास के जो देश हैं, इनकी एक अलग ही पहचान है। ये अलग थलग से अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, ये वाला पूरा एरिया, और इसीलिए इसको पूरे भाग को इसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया आता है, इंडिया के साथ साथ आसपास के देश भी आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो कोई भी एरिया को उपमहाद्वीप कैसे कहा जाता है? तो किसी महाद्वीप का ऐसा भाग जो पृथक रूप से भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल पृथक हो, उसे कहा जाता है उपमहाद्वीप। किसी भी कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो ज्योग्राफिकली बिल्कुल सेपरेटेड हो बाकी के कॉन्टिनेंट से, उसे सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। इंडिया और उसके आसपास वाले कंट्रीज कैसे सेपरेटेड है? तो अगर आप देखें, ये जो है इंडिया, इंडिया के ऊपर की तरफ आपको यहाँ ये माउंटेन्स दिख रहे होंगे, पर्वत। तो भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। इसीलिए इन माउंटेन्स की वजह से, पर्वतों के कारण, भारत एशिया के बाकी एरिया से, बाकी क्षेत्र से अलग हो जाता है। और दक्षिण में अगर देखें, साउथ में, तो दक्षिण में भारत के सागर है, महासागर है, इंडियन ओशन वाला रीजन है, हिंद महासागर वाला क्षेत्र, और उसकी वजह से भारत बाकी के एशिया के पार्ट से और बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है। तो चाहे ऊपर से देखें, नीचे से देखें, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, चारों तरफ से इंडिया जो है वो, इंडिया और उसके आसपास वाले देश बाकी एशिया के हिस्से से अलग नजर आते हैं। अब ये जो पर्वत है जो एशिया से अलग करते हैं भारत को, वो कौन कौन से पर्वत हैं? यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान में है पर्वत जिसका नाम है सुलेमान पर्वत, सुलेमान माउंटेन, सुलेमान पर्वत। यहां पर अगर देखा जाए तो यह है अफगानिस्तान में हिंदकुश, अफगानिस्तान में हिंदकुश। भारत में है हिमालय पर्वत, भारत नेपाल भूटान वाले पार्ट में हिमालय पर्वत। उसके आगे यहाँ ये जो म्यांमार है, म्यांमार में जो पर्वत है ये वाला पूरा, इसका नाम है अराकनियोमा, अराकनियोमा। यहाँ पर जो है पूर्वांचल है, यहाँ उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के, वहां पे पहाड़ियां हैं, उनको पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल। सो ये जो है चारों तरफ अगर देखें, इंडिया के ऊपरी भाग में चारों तरफ आपको पहाड़ियां या पर्वत दिखेंगे, और दक्षिणी भाग में अगर देखेंगे यहाँ पे अरब सागर है, अरेबियन सी, अरब सागर। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये सब किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। ये हिंद महासागर है पूरा नीचे की तरफ भारत के। तो इसीलिए इंडिया का ये हिस्सा बिल्कुल अलग है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें केवल इंडिया नहीं आता, इसमें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज आती हैं। जैसे कि आप नाम देखिए देशों के, भारत तो आ ही रहा है, इंडिया, इंडिया के अलावा यहाँ बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान आ रहा है इसमें। पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ पर ये नेपाल आ रहा है इसी सेक्शन में, नेपाल के अलावा भूटान इसी सेक्शन में, यहाँ पर बांग्लादेश जो है इसी सेक्शन में, बांग्लादेश। जगह नहीं इसलिए यहां से लिख रही हूँ, वरना बांग्लादेश बस यही है, बांग्लादेश। सो मेनली तो ये कंट्रीज हैं, पर उसके साथ साथ श्रीलंका को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, और हमारा पड़ोसी देश जो है मालदीव, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो टोटल 7 जो कंट्रीज हैं वो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 देश जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। हालांकि एनसीईआरटी में केवल ये जो मेन स्थलीय भाग में 5 देश हैं वही लिख रखे हैं, पर ये श्रीलंका और मालदीव भी इसमें आते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखे हुए, बट श्रीलंका और मालदीव भी इसमें आते हैं।
अब कुछ लोगों को लगता होगा क्या ये म्यांमार इसमें आएगा? म्यांमार इसमें नहीं आएगा, क्योंकि म्यांमार का जो है बिल्कुल पश्चिमी भाग पर तट के पास ही ये पर्वत है अराकनियोमा, तो म्यांमार का बाकी हिस्सा अराकनियोमा के पीछे रह जाता है। तो म्यांमार का तो बहुत बड़ा हिस्सा इसके अराकनियोमा माउंटेन के पीछे रह गया है। तो हम तो केवल कहाँ तक गिन रहे हैं? अराकनियोमा पर्वत तक दिख रहे हैं, हम तो केवल यहीं तक देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो म्यांमार का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है, ज्यादा बड़ा पार्ट आता नहीं। तो हम तो बाउंड्री इसकी सब कॉन्टिनेंट की यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, इतने इतने पार्ट में तो केवल यही कंट्रीज आ रही हैं, इसीलिए म्यांमार को इसमें सब कॉन्टिनेंट की संख्या में नहीं जोड़ा जाता। अफगानिस्तान को भी प्रॉपर नहीं जोड़ा जाता, कई जगह अफगानिस्तान लिखा हुआ होता है कई जगह, बट फिर भी उसको इंक्लूड नहीं कर सकते प्रॉपरली ज्यादा, क्योंकि हिंद कुश पर्वत के पीछे की तरफ काफी बड़ा हिस्सा रह जाता है इसका अफगानिस्तान का। इसीलिए कुल मिलाकर ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं यही मेनली इसमें इंक्लूडेड है। पूरा जो इंडियन प्लेट वाला हिस्सा है या इंडिया जिस लैंडमास के ऊपर है, जिस स्थलीय भाग के ऊपर, उसके सारे कॉन्टिनेंट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या देश उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मालदीव एंड श्रीलंका। सो ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको याद रखने हैं प्री में अगर आ जाए कि सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के कौन कौन से भाग हैं या कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। इन केस एनसीईआरटी के बेस पे बन जाए पेपर और आपको ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीप का भाग नहीं है, और उसमें मान लो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर श्रीलंका दे दे, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी समझ को अप्लाई करते हुए श्रीलंका को हटाना पड़ेगा। वैसे श्रीलंका है इसके अंदर, इस लिस्ट में 7 कॉन्टिनेंट्स 7 जो है ये कंट्रीज, इसमें श्रीलंका इंक्लूड होता है। पर इनकेस आपको कोई क्वेश्चन ही ऐसा उलझाने के लिए दे दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरपीएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाद में उन पे फिर विवाद होता है और वो सब स्थिति होती है, पर उस समय जिस तरह से क्वेश्चन आए उस तरह से आपको स्मार्टली डील करना है। वैसे ये 7 कंट्रीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। अब जो है इसके बारे में हम लिखेंगे, और अब यही बेसिक चीजें जो हैं इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसमें लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लिखिए, पहले उपमहाद्वीप क्या होता है वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग, किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो, किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। Such part of any continent which maintains its separate identity, is called subcontinent, किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं, फिर लिखिए भारत तथा निकटवर्ती देशों को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत तथा निकटवर्ती देशों को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इंडिया एंड द नियरबाई कंट्रीज आर part of Indian subcontinent। फिर लिखिए भारत के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं। कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं, जैसे some mountain ranges located to the west, north and east of India. Some mountain ranges located
to the west, north and east of India, to the west, north and east of India, separate India from rest of the Asia, separate India from the rest of Asia, rest of Asia, अलग करती हैं, जैसे from rest of Asia, these ranges are, जैसे अब श्रेणियों के नाम लिखिए कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। सुलेमान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, उसके बाद आ जाता है हिमालय, फिर आ जाता है पूर्वांचल, पूर्वांचल के आगे आ जाता है अराकनियोमा पर्वत, अराकनियोमा, सो ये माउंटेन्स है। और फिर लिखिए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सब इंक्लूड हो गए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडियन ओशन इज लोकेटेड, टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडियन ओशन इज लोकेटेड, हिंद महासागर स्थित है। अतः उपमहाद्वीप का यह, अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है। अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है। Therefore this part of continent is geographically, having a separate identity, फिर लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश सम्मिलित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश सम्मिलित हैं। Following countries are included in Indian subcontinent. Following countries are included in Indian subcontinent. सम्मिलित हैं। उसमें लिखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 7 कंट्रीज हैं। और अगर आपने जो लिखी हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट में लिखा है 6 और 7, श्रीलंका और मालदीव आपने लास्ट में लिखे, मालदीव, राइट। और बाकी देश आपने स्टार्टिंग में लिखे, इंडिया, पाकिस्तान और ये सब। तो आप ये जो 5 है इनको अंडरलाइन ऐसे करके और एनसीईआरटी लिख लीजिए कि एनसीईआरटी में तो केवल यही बता रखे, ताकि आपको याद रहे कि कोई क्वेश्चन आए तो उसको स्मार्टली कैसे डील करना है, उसको राउंड सर्कल कर लीजिए। तो वैसे सब कॉन्टिनेंट में लिटरली टर्म को अगर देखें तो ये भी आते हैं, बट एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों ये 5 ही दे रखे हैं। तो आप इसको सर्कल करके लिख लीजिए, एनसीईआरटी में तो इतने ही, ताकि आपके एक हल्का सा वेग आइडिया रहे कि ऑप्शन में किस तरह से करना है। चलिए ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मीन सी लेवल की। माध्य समुद्र तल, माध्य समुद्र तल होता क्या है और इंडिया का माध्य समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है, उसको ब्रीफली देखते हैं, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालें माध्य समुद्र तल, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, माध्य समुद्र तल, डाल ली हेडिंग। चलिए अब माध्य समुद्र तल डिस्कस करते हैं। किसी भी लैंड रीजन के पास, किसी भी स्थलीय भाग के आसपास जो पानी होता है, जल,
वो सूर्य के, चंद्रमा के और थोड़ा बहुत सूर्य के, खास तौर पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पानी ऊपर उठता है। दिन में कम से कम 2 बार पानी ऊपर उठता है और 2 बार पानी नीचे जाता है। जब 2 बार पानी ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं उच्च ज्वार, हाई टाइड, और जब 2 बार पानी नीचे जाता है तो उसको कहते हैं निम्न ज्वार, लो टाइड। हाई टाइड की जब स्थिति होती है, उच्च ज्वार की स्थिति, तब तटवर्ती क्षेत्र के आसपास जो पानी है उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, जल स्तर इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर लेवल मान लो इतना हो गया। ये जो इतना हाईएस्ट वाटर लेवल है ये हाई टाइड के समय है, उच्च ज्वार के समय, उच्च ज्वार या हाई टाइड। और इसी तरह से अगर देखें, जब लो टाइड आता है, जब पानी नीचे की तरफ जाता है, नीचे गिरता है, तो पानी जो नीचे की तरफ गिरता है तो लो लेवल हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, जल स्तर कम हो जाता है, और जल स्तर मान लीजिए कम होकर इतना हो जाता है। तो जल स्तर जब इतना होता है तब उस समय किसकी स्थिति होती है? निम्न ज्वार की स्थिति, निम्न ज्वार, लो टाइड। अगर हम ये निम्न ज्वार और उच्च ज्वार, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच में इनका मध्यमान निकाल लें, इनका मीन निकाल लें, इनके बीच वाला वाटर लेवल ले लें, ना हाईएस्ट ले ना लोवेस्ट ले, इनके बीच वाला जल स्तर अगर हम ले लें, तो ये जो बीच वाला जल स्तर होगा इसे कहा जाता है मीन सी लेवल। इसे कहते हैं मीन सी लेवल या माध्य समुद्र तल, माध्य समुद्र तल। तो किसी भी तटवर्ती क्षेत्र में जल का स्तर स्थिर नहीं रहता, वाटर का लेवल स्थिर नहीं रहता। एक दिन में कभी पानी ऊपर उठता है, कभी पानी नीचे जाता है। पर ये ऊपर उठने वाले पानी और नीचे गिरने वाले पानी के बीच का अगर हम जल स्तर ले लें वो लगभग उस स्थान की या उस तटवर्ती क्षेत्र की, उस कोस्टल रीजन के आपको सी का लेवल, बेसिक लेवल जो है, मीन लेवल, वो बता देगा। तो ना आप हाईएस्ट लो ना आप लोवेस्ट लो, आप बीच का ले लो। तो बीच का जब हम लेते हैं तो वो माध्य समुद्र तल होता है उस एरिया का, उस स्थान का। और किसी भी देश का माध्य समुद्र तल जो है, उस देश की जो भी वो एजेंसी होती है सर्वे करने वाली, वो डिसाइड करती है कि उस देश का माध्य समुद्र तल कहाँ से, कौन से तट से मापा जाएगा। भारत में स्वतंत्रता से पहले कराची से मापा जाता था माध्य समुद्र तल, मीन सी लेवल इंडिया में कराची से मापते हैं। अब जो है आजादी के बाद मुंबई से मापने लगे, मीन सी लेवल जो है मुंबई से मापा जाने लगा। और अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अब मीन सी लेवल चाइना से मापते हैं। तो पहले कराची था, फिर मुंबई रहा कुछ समय के लिए, और फिर जो है चेन्नई रहा। तो चेन्नई से भारत का माध्य समुद्र तल मापा जाता है। माध्य समुद्र तल से फर्क क्या पड़ता है, हमें क्यों जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए, कोई भी चीज जो है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्वत होता, कोई माउंटेन होता, तो किसी भी माउंटेन की, पर्वत आदि की अगर ऊंचाई देखी जाती है तो वो ऊंचाई इसी आधार पर देखी जाती है, माध्य समुद्र तल के आधार पर ही। मान लो ये पर्वत है, यहाँ पेड़ नहीं होता, यहाँ पर्वत होता। अब इस पर्वत की हाइट कहाँ से मापे, कितना ऊंचा है पर्वत, ये कैसे पता चले? तो इस पर्वत की ऊंचाई जो है इससे मापी जाएगी, माध्य समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है वो मापा जाता है। तो बस इसी तरह से किसी भी स्थान की ऊंचाई मापने के काम आता है माध्य समुद्र तल। किसी देश के आसपास, जैसे भारत में चेन्नई से तय होता है माध्य समुद्र तल, मीन सी लेवल। तो भारत में जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी पर्वत वगैरह हैं, उनकी ऊंचाई कहाँ से मेजर होगी? इंडिया का जो माध्य समुद्र तल है वहां से मापी जाएगी। तो इस तरह से मीन सी लेवल ये होता है, और किसी भी देश का माध्य समुद्र तल जो है ऊंचाई मापने के काम आता है। तो मीन सी लेवल समझ में आया क्या है? अब जो है आप एक छोटा डायग्राम बनाइए, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कौन सा वो लिखना थोड़ी मेंस में, आपको सिर्फ समझना है ये, और फिर भारत का माध्य समुद्र तल कहाँ से लिया जाता है वो जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम माध्य समुद्र तल बनाएंगे, और आप बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए, ताकि बाद में आपके जो है टाइम खराब नहीं हो। तो देखिए, मान लीजिए ये तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, पर्वत मान लीजिए, ये कोस्टल रीजन है। यहाँ पे पानी है पास में, जल। और जब वाटर जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है, उच्चतम स्तर पे, जब उच्च ज्वार वाली स्थिति होती है, हाई टाइड वाली, तब तो पानी इतना ऊपर रहता है। और निम्न ज्वार वाली स्थिति जो होती है तब मान लीजिए कि पानी इतना रहता है, लो टाइड वाली कंडीशन। और बीच की जो कंडीशन है वो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इन दोनों के बीच की स्थिति है।
और यही भारत का या इस तटवर्ती क्षेत्र का माध्य समुद्र तल होगा। बाकी नीचे नीचे तो पानी है ही समुद्र में, यहाँ तो पानी है ही। तो ये हो गया, तो ये तो ड्रॉ कर लिया। अब इसमें उच्च ज्वार और वो सब स्थिति लिख लेते हैं। ये तो है उच्च ज्वार की स्थिति। उच्च ज्वार के समय जल स्तर, वाटर लेवल इतना रहता है, हाई टाइड। लो टाइड के समय, निम्न ज्वार के समय इतना रहता है, निम्न ज्वार। और बीच का जो हमने लिया वो है माध्य समुद्र तल। मीन सी लेवल, तो ये बना लीजिए। और किसी भी देश का जो है मीन सी लेवल, वहाँ की जो भी एजेंसीज होती हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ से लेंगे हम। और इस माध्य समुद्र तल के बेसिस पे ऊंचाई मापी जाती है। तो अभी सिर्फ ये डायग्राम बनाइए, लिखवाऊंगी मैं आपको। माध्य समुद्र तल क्या होता है वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इंडिया का माध्य समुद्र तल बेसिक कहाँ से मेजर होता है। फिलहाल ये डायग्राम बनाइए। ये है तटवर्ती क्षेत्र, ये है पास में पर्वत। बनाइए डायग्राम। चलिए, बना लिया सबने, बन ही गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। बन गया ना सबका? चले आगे, ज्यादा सजाना नहीं है, ड्राइंग नहीं करनी है, प्री का एग्जाम आ रहा है, जल्दी बनाओ। तट का मतलब होता है इंग्लिश में कोस्ट, पर्वत का मतलब होता है इंग्लिश में माउंटेन। बन गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में लिखेंगे। तो माध्य समुद्र तल, हम इंडिया के माध्य समुद्र तल की बात कर रहे हैं कि भारत का जो मीन सी लेवल है वो कहाँ से मापा जाता है। भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले कराची से लिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक मुंबई से लिया जाने लगा। फिर अब जो है वर्तमान में वो चेन्नई से लिया जाता है। कौन तय करता है कि कहाँ से चुना जाए माध्य समुद्र तल? भारतीय सर्वेक्षण विभाग तय करता है। जियोलॉजिकल सर्वे या सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है। और मीन सी लेवल को शॉर्ट में लिखते हैं MSL। सो अब लिखिए इसके बारे में और हेडिंग डालिए। माध्य समुद्र तल तो लिख चुके हैं आप, ड्राइंग कर चुके हैं। अब आप लिख लीजिए भारत का माध्य समुद्र तल, या सीधे लिख लीजिए भारत का माध्य समुद्र तल। उसमें लिखिए भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले, भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मीन सी लेवल को आप ब्रैकेट में आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MSL। अब आगे से पैराग्राफ में MSL लिख सकते हैं। India's mean sea level was taken from Karachi before independence. India's mean sea level was taken from Karachi before independence. India's mean sea level was taken from Karachi before independence. कराची से लिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल मुंबई से लिया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल, स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल मुंबई से लिया जाने लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज मीन सी लेवल was taken from Mumbai. After independence India's mean sea level was taken from Mumbai. Mean sea level was taken from Mumbai. वर्तमान में भारत का माध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है। वर्तमान में भारत का माध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है। At present it is taken from Chennai. At present it is taken from Chennai. चेन्नई से लिया जाता है। फिर लिखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के माध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के माध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है। द सर्वे ऑफ इंडिया determines the survey of India determines the mean sea level of India.
The survey of India determines the mean sea level of India. The survey of India determines the mean sea level of India. फिर लिखिए, विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से मापी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से मापी जाती है। Elevation of different places is measured from mean sea level. Elevation of different places is measured from mean sea level. Mean sea level. Mean sea level. चलिए कर लिया इतना। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चीजें, और अगला चैप्टर जो है उसकी हेडिंग डालिए। हम बेसिकली आपके जो सिलेबस में दे रखा है पर्वत, पठार, मैदान, उस सबको हमें डिस्कस करना है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम इंडिया के बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स के थ्रू चलेंगे, तो हमारे सारे माउंटेन्स और सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। जैसे उत्तर के हम पर्वतीय क्षेत्र करेंगे तो उसमें हिमालय कवर हो जाएंगे, हिमालय के जो पासेज हैं वो सब कवर हो जाएंगे, दर्रे वगैरह सारी चीजें कवर हो जाएगी। और फिर जब हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया, तो उसमें हमें साउथ इंडिया की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेटो हैं, पठार हैं, वो सब कवर हो जाएंगी। नॉर्दर्न प्लेन्स करेंगे तो उत्तर के मैदान कवर हो जाएंगे, तटवर्ती मैदान करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स कवर हो जाएंगे, द्वीपीय समूह तो आने ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो इस तरह से फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बेसिस पर हम इंडिया के माउंटेन्स वगैरह को कंटिन्यू करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम जो आज करने वाले हैं पर्वतीय प्रदेश वगैरह, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ चीजें जो है, चलो पहले थोड़ा सा सेक्शन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जो है अभी हम सारी तो नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम है, और इसीलिए थोड़ा बहुत आपका जो कुछ एक चीजों का बेस बनाना है वो मैं थोड़ा सा बेस बना देती हूँ आपका, ताकि आगे जब हम इन चीजों के बारे में बात करें फिजिकल डिविजन्स करते हुए या कैसे ये पर्वत बना या कोई भी चीज को, तो आपको चीजें समझ में आए। आपके खनिजों में कोयला वगैरह भी दे रखा है, तो कोयला जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है इंडिया में। अब आपको अगर गोंडवाना नहीं पता, गोंडवाना शब्द से आप परिचित नहीं है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गोंडवाना कोयला क्या होता है। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो इंडिया जो आपको आज इतने एशिया का पार्ट के रूप में नजर आता है, इंडिया हमेशा यहाँ पे लोकेटेड नहीं था। भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में नहीं था। भारत और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और सारे लैंड मासेस जो है, सारे स्थलीय भाग एक बड़े से स्थलीय भाग का हिस्सा थे, और वो बड़ा सा स्थलीय भाग जो है वो पेंजिया कहलाता था। और ये जो पेंजिया है उसके चारों तरफ जो बड़ा सा पानी का जलीय भाग था, उस जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। तो पेंजिया के आसपास बहुत बड़े क्षेत्र में जो जलीय भाग था उसको पेंथालासा कहा जाता है। कुछ समय बाद पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया। तो पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो इस तरह से ऊपर का भाग जो है वो अंगारा लैंड या लॉरेशिया बन गया, नीचे का भाग जो है वो गोंडवाना लैंड बन गया। गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था ये भारत। ये दिख रहा है भारत जैसा, गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत। और पहले ये दक्षिणी गोलार्ध में था, इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था पहले। फिर धीरे धीरे इंडिया मूव करता हुआ, गति करता हुआ आगे आया, और आगे आकर इंडिया यहाँ से यहाँ इस जगह टकराया। जब इंडिया टकराया इस जगह आकर, तो यहाँ दोनों जो स्थल भाग हैं इनके बीच में दबाव लगा, और दबाव की वजह से, जैसे दोनों तरफ से आप पेपर को ले, अगर कागज को पकड़ें और कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो बीच वाला जो हिस्सा है कागज का ऊपर उठ जाएगा, वैसा ही यहाँ कुछ हुआ। तो यहाँ दोनों तरफ से दबाव लग रहा था, इसी वजह से यहाँ फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग की वजह से बने हमारे हिमालय पर्वत। और ये जो दोनों भाग हैं, ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाला, इनके बीच में जो जल राशि थी वो थी टेथिस सागर, टेथिस सी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये लैंड मासेस पास आए, टेथिस सागर जो है उसमें जो टुकड़े थे, अवसाद थे, उनके ऊपर दबाव पड़ता गया, और धीरे धीरे जो है उसके टेथिस सी के सेडिमेंट्स वो भी फोल्ड हुए, और टेथिस सी के सेडिमेंट्स की फोल्डिंग से ही हिमालय बना है, ऐसा माना जाता है। अभी तो हमने सिर्फ ये ब्रीफ देखा है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके और बताऊंगी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये बेस बनाने के लिए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और बहुत शॉर्ट में किए जा रहे हैं। तो देखिए, पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो है पेंथालासा था, जो महासागर था बड़ा सा, इसे पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा।
स्टार्टिंग में ये था। उसके बाद ये पेंजिया भी बिल्कुल ऐसे सेंटर में नहीं था, पेंजिया थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज्यादा था, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा था, थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा। सो ये पेंजिया था। उसके बाद पेंजिया टूट गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पेंजिया का जो नदन पार्ट है, अब हम केवल पेंजिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पेंजिया का जो उत्तरी भाग टूटकर बना, उसका उत्तरी भाग का नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या उसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। या लॉरेशिया। और अंगारा लैंड और ग्लोरेशिया वाला जो पार्ट है, ये तो नदन पार्ट था। इसके ठीक दक्षिण में एक सागर था, छोटा सा, दोनों के बीच में, लैंड मासेस के बीच में, उसको टेथिस सागर कहते हैं, टेथिस सी। और टेथिस सागर के ठीक दक्षिण में यहाँ गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था, और गोंडवाना लैंड वाले हिस्से का ही भारत हिस्सा था, भारत पार्ट उसी का था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड था दक्षिण में, तो लॉरेशिया, अंगारा लैंड और नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, बीच में टेथिस सागर। बाद में इंडिया जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, भारत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भारत जब आगे बढ़ा तो टेथिस सागर के ऊपर दबाव पड़ा, और आगे क्या चीजें हुई वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहले सिर्फ इतना बना लीजिए आप, पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड और टेथिस सागर, और ये गोंडवाना लैंड। ये एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिख लीजिए, हेडिंग एक्स्ट्रा टॉपिक्स करके, और ये टॉपिक्स, ये ड्राइंग वगैरह, डायग्राम वगैरह बना लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगी आपको बहुत ब्रीफली इसके बारे में। लिखिए, बनाइए जल्दी। बना लिया, वेरी गुड। बना चुके हैं काफी स्टूडेंट्स, जिन्होंने नहीं बनाया वो जल्दी से बना लें। बना चुके हैं आप? चलिए, अब जो है हम इसके बारे में बहुत ब्रीफली लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि ये जितना बनाया उतना समझ में आ जाए, बाकी चीजें आगे फिर देखेंगे। तो बहुत शॉर्ट में लिखिए, इसमें लिखिए, विश्व के सभी महाद्वीप पहले पेंजिया, विश्व के सभी महाद्वीप पहले एक बड़े भूखंड का भाग थे, एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा थे। ये लिखिए, विश्व के सभी महाद्वीप पहले, विश्व के सभी महाद्वीप पहले एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा थे, भूभाग का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसे पेंजिया कहा जाता है। Earlier all the continents were a part of huge landmass. Earlier all the continents were a part of huge landmass, which is called Pangaea, which is called Pangaea. Earlier all the continents were a part of huge landmass, which is called Pangaea, which is called Pangaea. फिर उसके बाद आगे लिखिए, पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था, पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था, जिसे पेंथालासा कहते हैं। पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था, जिसे पेंथालासा कहते हैं। Pangaea was surrounded by
a huge water body called Penthalassa. Pangaea was surrounded by a huge water body called Penthalassa. Huge water body called Penthalassa. पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा कहते हैं। कालांतर में, मतलब कुछ समय बाद, कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। लेटर पेंजिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। Northern part was called Angara land and southern part was called Gondwana land. Northern part was called Angara land and southern part was called Gondwana land. इन दोनों भागों के बीच टेथिस सागर स्थित था। इन दोनों भागों के बीच टेथिस सागर स्थित था। Between these two landmasses, Tethys Sea was located. Between these two landmasses, Tethys Sea was located. Between these two landmasses, Tethys Sea was located. टेथिस सागर स्थित था। फिर लिखिए भारत का, अच्छा आगे देखिए, आगे हम कुछ देखें उससे पहले इंडिया जो है, इंडिया की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये दक्षिणी भाग जो है भारत का, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये पूरा प्रायद्वीप है, ये वाला, ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत लगभग ये वाला हिस्सा है इंडिया का। तो भारत का ये वाला जो पार्ट है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुला या प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन तरफ से सागर से घिरा होता है, तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ ना। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ नीचे की तरफ है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अच्छा, ये कोई ये नहीं सोच ले त्रिपुरा मिजोरम जो है उसके आगे बांग्लादेश है, वो तट को नहीं छूते, पानी पर नहीं है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर ये जलीय जल भाग है। तो ऐसा कोई भी लैंडमास जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप, उसको कहेंगे प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो तीन ओर से जल से घिरा भाग प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इंडिया में, भारत में जो बिल्कुल दक्षिण वाला भाग है, ये सदर्न पार्ट, ये पेनिनसुलर इंडिया है। और पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, जो अभी हम पढ़ रहे थे गोंडवाना लैंड, उसका। फिर भारत का उत्तरी भाग क्या है? तो भारत का जो उत्तरी भाग है, हिमालय हुआ, ये नर्दर्न प्लेन्स हुए, उत्तर के मैदान हुए, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। ये नए बने हैं, पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, ये नए बने हैं। कैसे बने नए? जब दबाव लगा तो फोल्डिंग हुई सेडिमेंट्स की, उसकी वजह से बने हैं। तो इसीलिए इंडिया का जो नर्दर्न पार्ट है वो नया बना हुआ है, और सदर्न पार्ट जो है, दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, केवल वही गोंडवाना लैंड का भाग है, केवल यही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड। और ये पहले दक्षिणी गोलार्ध में था, बाद में चलते चलते आगे की तरफ मूव करते करते और आ गया उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बाद में आया है। और गोंडवाना लैंड वाला ये जो हिस्सा है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास है, भारत का सबसे पुराना स्थल भाग यही है। और सबसे नवीनतम स्थल भाग कौन सा है? तो पहले हिमालय बने थे, हिमालय नए हैं, और हिमालय के बाद, हिमालय से जो नदियां निकली, उन नदियों ने जो मिट्टी इकट्ठी करी, उससे हमारे मैदान बने हैं। तो सबसे नवीनतम भारत का जो भौतिक प्रदेश है, या भारत का जो सबसे नया भाग है, वो है उत्तरी मैदान। तो ये नर्दर्न प्लेन्स जो है सबसे नए हैं। तो यहाँ पे ये प्लेन वाला रीजन है, नर्दर्न प्लेन, ये वाला जो प्लेन वाला मैदानी भाग है, ये सबसे नवीनतम भाग है भारत का, नवीनतम।
और ये जो ऊपर की तरफ हिमालय वाला हिस्सा है ये नया है, ये मतलब पुराना नहीं है, ये नया है, पर ये मैदानों से थोड़ा पहले बना था, तो इसीलिए नवीनतम हम इसको नहीं कह सकते। ये जो है हिमालय पर्वत वाला पार्ट ये नया है। तो इस तरह से इंडिया में देखें अगर, एक नया भूभाग है सबसे ऊपर, फिर नवीनतम भूभाग है, लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, देन गोंडवाना लैंड का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास इंडिया के अंदर है। तो आपको इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सबसे नया कौन सा, सबसे पुराना कौन सा है। अब हम इसके बारे में, ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला लिख रहे थे, ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। आपने लिख लिया कि अंगारा लैंड उत्तरी भाग था, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथिस सागर था। आगे लिखिए कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है तथा भारत का सबसे पुराना भूभाग है, एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लैंडमास, एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लैंडमास। भारत का सबसे पुराना भूभाग है तथा यह गोंडवाना लैंड का भाग था तथा यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लैंडमास, ओल्डेस्ट लैंडमास। यहां तक लिखा। उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। तो देखिए ये अंगारा लैंड वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में था, और फिर ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा उसके आगे आया, मतलब उससे मिला आके, ये इंडिया वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे चलता हुआ आया और अंगारा लैंड वाले हिस्से से मिला, तब जाके फोल्डिंग हुई। अब ये फोल्डिंग कैसे हुई हम साइड से देखते हैं थोड़ा। किसी भी लैंडमास में, जैसे ये एक स्थल भाग है, ये स्थल भाग है और बीच में इसके एक सागर है, छिछला सागर है या कम गहरा सागर है, और यहाँ पर एक और लैंडमास। तो ये जो छिछला सागर है, यहाँ पे इधर से ये लैंडमास आ रहा है, ये वाला लैंडमास अगर नहीं भी मूव कर रहा तो भी दोनों लैंडमासेस एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और दोनों लैंडमासेस जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा सागर वाले क्षेत्र में। अब देखिए सागर सी वाले रीजन में कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद, ये सेडिमेंट्स हैं, मिट्टी, गाद मिट्टी और ये टुकड़े जो जमे हुए होते हैं पानी में नीचे की तरफ, उनको कह रहे हैं हम अवसाद। तो नीचे की तरफ ये अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स के ऊपर होता है सागर में पानी। तो ये है ऊपर की तरफ, सागर में पानी भी बना देते हैं, ये पानी। तो टेथिस सागर में इस तरह से ये जल था, और नीचे की तरफ टेथिस सागर के अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, अवसाद, सेडिमेंट्स। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद ये लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जब बढ़ते जाएंगे एक दूसरे की तरफ तो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको करते हैं मूव ऑन, ठीक है। ये अब कुछ समय बाद ये लैंड मासेस एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये जो सी है ये संकुचित होती जाएगी, इसका एरिया मतलब इसका जो फैलाव है वो थोड़ा छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये दबाव पड़ेगा उसकी वजह से ये सागर वाला जो क्षेत्र है इसमें जो सेडिमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और सेडिमेंट्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे, और पानी जो है वो निकल जाएगा साइड में, क्योंकि जल का लेवल जो है वाटर लेवल हाई हो जाएगा, तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा। तो अब क्या होगा कुछ समय बाद वो देखिए, तो सी छोटी हो जाएगी, ये स्थल भाग एक दूसरे की तरफ आ रहे, सागर का बहुत क्षेत्र जो है वो कम हो गया है, और अब जो है ये जब दोनों लैंड मासेस एक दूसरे के पास बढ़ रहे हैं तो सेडिमेंट्स जो है ऊपर उठते जा रहे हैं, अवसाद जो थे बीच में वो ऊपर उठते जा रहे हैं, प्रेशर लग रहा है सेडिमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली। अब पानी बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा, सो जल स्तर जो है वो ऊपर उठ चुका है, पानी बहुत थोड़ा बचा है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इधर उधर फ्लो होके बहकर चला गया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, थोड़ा और नजदीक आएंगे ये लैंड मासेस, ये थोड़ा और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, अब जब ये थोड़ा और नजदीक आएंगे तो धीरे धीरे ये जो सागर है इसका अस्तित्व तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ये सारे सेडिमेंट्स जो हैं इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव की वजह से ये जो अवसाद हैं धीरे धीरे फोल्ड होने लगेंगे, ये जो सेडिमेंट्स थे ये फोल्ड भी हो गए ऐसे,
मुड़ने लग गए। तो ऐसे इस तरह से सेडिमेंट्स जो है उनकी फोल्डिंग होती है, और जब भी कभी सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं, अवसाद जो है उनका वलन होता है, तो वलन होते समय अवसाद के ठीक पास में, जहां से अवसाद ऊपर चढ़ते हैं उसके ठीक पास में एक हल्का सा कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन रह सकता है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्स ऊपर चढ़े, और सेडिमेंट्स ऊपर चढ़े उसके ठीक आगे की तरफ, यहाँ से ये ऊपर चढ़ने से तो हिमालय बन गया, हिमालय बन गया, और हिमालय के ठीक आगे की तरफ यहाँ इस जगह, यहाँ पर हिमालय के ठीक आगे एक हल्का सा डिप्रेशन रह गया, हल्का सा डिप्रेशन या छोटी सी गर्त जैसी, जहां पहले टैथी सागर का पानी हुआ करता था, वो पानी तो अब जा चुका है यहाँ से। तो ये फोल्डिंग से हिमालय जैसे पर्वत बन गए। और फिर ये जो यहाँ पर हिमालय के ठीक पास में ये जो ऐसी छोटा सा डिप्रेशन जैसा बचा है, छोटी सी गर्त बची है, इसमें क्या होगा, समय के साथ नदी आएंगी, नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगी, अवसाद लाएंगी, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और धीरे धीरे यहाँ पर सेडिमेंट्स को जमा कर देंगी। अब हिमालय की नदियों ने यहाँ पर गाद मिट्टी इकट्ठी कर दी इस गड्ढे में, और वो पूरा भर गया और पूरा समतल हो गया। तो आज हमें जो भारत देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिलता है, जिसमें इस तरह से आपको ये पीछे की तरफ हिमालय वाला भाग दिखेगा। ये हिमालय है जो फोल्ड हो रखा है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, फोल्डिंग से बना है। और टेथिस सी का जो थोड़ा सा डिप्रेशन बचा था या हल्का सा गर्त जैसी बची थी, उसमें खूब सारे अवसाद भर चुके हैं, ये सेडिमेंट्स फिल अप हो चुके हैं, और ये सेडिमेंट्स ने फिल अप होके क्या बनाया है, यहाँ पर मैदान बनाया है। और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, हमें यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में आपको गोंडवाना लैंड वाला पार्ट मिलता है, जहाँ पर कई सारे भारत में पठार हैं, प्लेटो हैं, कई सारे माउंटेन्स भी हैं इंडिया में। यहाँ पेनिनसुलर इंडिया वाले पार्ट में दक्कन का पठार वगैरह जो है, डेक्कन प्लेटो वगैरह, वो सब आपको ऑलरेडी यहाँ गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में थे पहले से, तो वो तो भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से ये गोंडवाना लैंड वाला सबसे पुराना भाग तो भारत में है ही, ये ओल्डेस्ट पार्ट है, जहाँ दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटो वगैरह ये। उसके अलावा हिमालय है, हिमालय हिमालय नया है, नया न्यू। और ये जो है, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं, ये मैदान है, ये मैदान सबसे नवीनतम है, मैदान भारत के नवीनतम। तो इस तरह से भारत के लैंड मासेस का फॉर्मेशन हुआ। और अब जो है आगे हमें जब भौतिक प्रदेश देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो अब ये जो हमने बनाए हैं 3 स्टेप्स, ये आप शॉर्ट में बना लीजिए, उसके बाद हम और आगे चीजें देखेंगे। ये वाले 3rd नंबर को मैं बाद में इसको जूम कर दूंगी, अभी जितना है उसको बनाइए आप, जितना दिख रहा है। पहला वाला बना लिया? चलिए अब बनाइए, ये सबसे पहला वाला बनाइए, तीनों स्टेप्स बनाने हैं आपको। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेप बनाइए ये वाला। अवसाद, सेडिमेंट्स, अब मन में ख्याल हो रहा होगा सेडिमेंट्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्स और कुछ नहीं, मिट्टी के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, जो टुकड़े पानी में इकट्ठे होते हैं नीचे, गाद वगैरह, वही सेडिमेंट्स को मानिए, वही अवसाद होते हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो देखिए, जिनको अभी प्री देना है वो ज्वाइन करें इस बैच को, जिनको इस साल प्री नहीं देना वो फाउंडेशन ज्वाइन करना, ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रही है। तो जिनको प्री नहीं देना इस साल, वो फाउंडेशन का कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, वो ज्वाइन कर लेना। जिनको प्री देना है उनके पास, उनको तो यही करना है, प्री वाला बैच ही ज्वाइन करना है। जिन्होंने इस बैच में एडमिशन लिया वो इसी बैच में रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी जो पहले जुलाई में स्टार्ट हुआ था प्री का बैच, वो आगे निकल चुका है, फिर उनको समझ में नहीं आएंगी कुछ चीजें। चलिए, बन गया? किसी का रहा हो तो जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से बनाइए। चलिए, बन गया। अब तीसरा वाला और बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
तीसरा और बना लीजिए। मैदान मतलब प्लेन्स, नवीनतम मतलब लेटेस्ट। लेटेस्ट, ये हिमालय, ये न्यू है। ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराने। सबसे पुराना। तो ये भारत का साइड से हमने देखा है, क्रॉस सेक्शन या साइड से हमने डायग्राम बनाया। जल्दी से बनाइए, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। बन गया? जल्दी बना लीजिए। बना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, सब बना लिया। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ में आई। इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। इसमें लिखिए भारत का प्रायद्वीपीय भारत का, आपने तो लिख लिया ना कि गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत। और फिर लिखिए टेथिस सागर के अवसादों पर, टेथिस सागर के अवसादों पर बल लगने से हिमालय पर्वत का, बल लगने से वलन हुआ। वलन मतलब फोल्डिंग, वलन का मतलब फोल्ड होना। ऐसे ऐसे जब हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं माउंटेन, इसको कहते हैं वलन। टेथिस सागर के अवसादों पर बल लगने से वलन हुआ जिससे हिमालय पर्वत बना। वलन हुआ जिससे हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत बना। इंग्लिश में लिखिए Himalayan mountain was formed by the folding of sediments of Himalayan mountain was formed by the folding of sediments of Tethys Sea. Sediments of Tethys Sea. Tethys Sea. Himalayan mountain was formed by the sediments, folding of sediments of Tethys Sea. फिर उसके बाद लिखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से, हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। चलिए आगे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए northern plains were formed by the sediments. Northern plains were formed by the sediments brought by the rivers originating from Himalayan mountain. Himalayan mountains. फिर उसके बाद लिखिए भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश या नवीनतम भूभाग उत्तरी मैदान है। भारत का नवीनतम भूभाग उत्तरी मैदान है। इंडियाज लेटेस्ट लैंडमास इज
India's latest landmass is Northern Plains. India's latest landmass is Northern Plains. Latest landmass is Northern Plains. Northern Plains. चलिए, ये लिख लिया सबने। अब जो है हम आगे बात करते हैं। तो आपने ये देख लिया, तो ये तो एक बेसिक थ्योरी पहले बताई जाती थी। अभी जो है लेटेस्ट थ्योरी में हिमालय के और प्लेन्स वगैरह के फॉर्मेशन को प्लेट से रिलेट किया जाता है। प्लेट क्या होती है वो देखते हैं। जैसे एक तो ये थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है, एक तो ये है कि हाँ ठीक है इस तरह से बने थे पुराने लैंड मासेस, बट वेगनर की थ्योरी में कुछ एक कमियां थी जिसको महाद्वीपीय सिद्धांत बोलते हैं, उसमें कुछ एक कमियां थी, काफी सारी चीजें नहीं बता पाया था, इसलिए नई थ्योरी आई थी प्लेटो से रिलेटेड। तो अब जो है लेटेस्ट ये माना जाता है, ये भी कहते हैं, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि टैथिस सागर के अवसाद से बना है, टैथिस सागर कहाँ था, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, बट फिर भी ये प्लेटो वाली जो चीज है ये नई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी आपको महाद्वीप दिख रहे हैं, महासागर दिख रहे हैं, वो कुछ खंडों का पार्ट है, कुछ मतलब ऐसे टुकड़े हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर, या पृथ्वी का जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल जिसको कहते हैं सबसे ऊपरी भाग, उसके ये टुकड़े हैं जिनको प्लेट्स कहा जाता है। अब ये टुकड़े किस तरह से हैं, तो देखो ये जो आपको अर्थ दिखती है या पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो है जिसको आप क्रस्ट कहते हो या जिसको स्थल मंडल हम कह सकते हैं, उस स्थल मंडल वाले भाग में जैसा हमें लगता होगा कि एक कंटिन्यूअस लेयर है, एक सतत परत है, पूरा एक कवर चढ़ा हुआ पृथ्वी के बाहर की तरफ, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, इसके अलग अलग टुकड़े हैं जो एक साथ आसपास स्थित हैं, और उन टुकड़ों के जो आसपास स्थित हैं ये टुकड़े चलते रहते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, उसकी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत वगैरह बनना, ये सारी चीजें होती हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ एक सतत परत नहीं है, अर्थ के बाहर वाली ये लिथोस्फेयर जो है स्थल मंडल, वे विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है। इसका आप एग्जाम्पल सीधे समझ सकते हैं, आपने फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में अलग अलग पैचेस एक साथ सिले हुए होते हैं, एक पूरा कपड़ा नहीं होता, वैसे ही हमारा स्थल मंडल है, अलग अलग टुकड़े हैं, और ये अलग अलग टुकड़े जो हैं स्थल मंडल के, यही प्लेट कहलाते हैं। ये प्लेट है, प्लेट, ये सारी प्लेटें हैं। तो स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल, उसके कई भाग हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं, और ये स्थल मंडल के भाग जो हैं ये प्लेट कहलाती है। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर। तो अब ये साइड में एक डायग्राम लिथोस्फेयर का भी बना लीजिए शॉर्ट में, ये लिथोस्फेयर, इसके बहुत सारे पार्ट्स, और इसके पार्ट्स को प्लेट कहते हैं, बिल्कुल ब्रीफली। तो ये पृथ्वी बनाइए, उसमें ऐसे टुकड़े बनाइए, प्लेट लिखिए, और आगे लिख लीजिए स्थल मंडल के भाग प्लेट कहलाते हैं, या स्थल मंडल, उसके आगे डैश प्लेट और डैश भाग और डैश प्लेट, बिल्कुल शॉर्ट में। बनाया, लिथोस्फेयर ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल, स्थल मंडल के भाग, और वो प्लेट कहलाते हैं। अब देखिए पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो कई सारे ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है, यही टुकड़े जो हैं ये भाग, ये कहलाते हैं प्लेट। वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेटें हैं, बट मेजर प्लेट जो है उनको अगर देखें तो वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक ही प्लेट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको पांचवी प्लेट मानेंगे सम्मिलित रूप से। नीचे है एंटार्क्टिक प्लेट, ये पूरी नीचे वाली एंटार्क्टिक प्लेट है, और यहाँ पर है पूरा का पूरा, ये तो छोटी फिलीपींस प्लेट है, इसके आगे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, पैसिफिक प्लेट।
ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट का आधा भाग वहां है, आधा वहां है। और ये छोटी छोटी प्लेटें भी बीच बीच में, जैसे कोकोस, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, जोन दी फ्यूका प्लेट, अरब प्लेट, इंडियन प्लेट तो इसी की, इंडियन ऑस्ट्रेलियन की। अच्छा, यहाँ पे हमारे क्या काम आने वाली है, तो देखिए ये जो हिमालय पर्वत आपको ऊपर दिखते हैं, ये हिमालय पर्वत कैसे बने हैं? इन हिमालय पर्वत तब बने जब ये इंडिया वाला नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है वो आकर टकराया ऊपर वाले इस भाग से। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेटें आपस में आकर टकराई, उनके बीच में फोल्डिंग हुई, वलन हुआ, और वलन से हमारा हिमालय पर्वत बना है। और पूर्वी भारत में यहाँ जो आपको पूर्वांचल पहाड़ियां दिखती हैं और अराकनयोमा पर्वत जो है इस तरफ म्यांमार में, ये कैसे बना? यहाँ एक छोटी सी प्लेट है, उस छोटी सी प्लेट का नाम है बर्मा प्लेट। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, तो यहाँ एक छोटी सी प्लेट है बर्मा प्लेट। तो बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से टकराए, इसीलिए यहाँ पे बना है पूर्वांचल, अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार का अराकनयोमा पर्वत। तो प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, तब फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग से बनते हैं पर्वत। तो हिमालय पर्वत पूछा जाए कि तो कौन से प्लेट्स की फोल्डिंग से बने हैं, वो बने हैं यूरेशियन और इंडियन प्लेट की फोल्डिंग से, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी उसको कहा जाता है। तो ये प्लेटें जो है क्या होती है, स्थल मंडल के टुकड़े होते हैं, स्थल मंडल के भाग होते हैं, जिनको प्लेट कहा जाता है। तो अब जो है ये प्लेटें और ये वाला पूरा चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो इंडियन प्लेट कहाँ है ये क्लियर है। तो हमारे कौन सी काम आने वाली है? 2 प्लेटें काम आने वाली है, 3 प्लेटें काम आने वाली है इंडियन ज्योग्राफी समझने के लिए। इंडियन प्लेट जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट और बर्मा प्लेट। इनका जब टकराना हुआ, उसे टकराना नहीं कहते, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उसको कहते हैं अभिसरण, कन्वर्जेंस, उनका मिलना। सो आप जब बताएंगे कि हिमालय कैसे बना, तो आप सिंपल ये बताएंगे कि हिमालय बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से। मिलना मतलब, टकराना मतलब अभिसरण, कन्वर्जेंस। तो हिमालय पर्वत के बारे में अभी देखेंगे। तो ये आपने स्थल मंडल के विभिन्न भाग होते हैं जिनको प्लेटें कहते हैं, ये तो लिखा ही। अब देखिए इनमें से भारत को या भारत के उत्तरी भाग को कौन सी प्लेटें प्रभावित करती है। तो देखिए 2 प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं तो उसको अभिसरण कहते हैं, अभिसरण। और दोनों प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं तो अभिसरण होता है। और स्थलीय भाग जहां होते हैं, जहां पानी वानी नहीं है, वहां तो दोनों प्लेटों के बीच में सिंपल सा एक माउंटेन बन जाता है। जहां पानी वाला भाग होता है वहां जो है प्लेटों के बीच में थोड़ा ज्वालामुखी उद्भव भी हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट जब टकराती हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में, क्षेत्र में थोड़ा सा पानी होने की वजह से थोड़ा ज्वालामुखी उद्भव होता है। इसीलिए अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो ज्वालामुखी द्वीप हैं, क्योंकि प्लेट के बीच में थोड़ा सा भी पानी आ जाता है 2 प्लेटों के बीच में, तो जब प्लेटें टकराती है, प्लेटों के बीच में जो गैप होता है उस गैप से पानी नीचे चला जाता है। और पानी जब नीचे चले जाता है तो नीचे जाने के बाद पानी बहुत गर्म हो जाता है, गर्म लावा मैग्मा होता है नीचे की तरफ, तो नीचे पानी उस मैग्मा के, गर्म मैग्मा के संपर्क में आते ही खूब उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। फिर पानी की बनती है भाप, पानी से बनता है वाष्प। और वाटर वेपर जब बनता है या वाष्प जब बनती है तो वाष्प में इतना प्रेशर होता है, इतना वो उसमें पावर होती है, प्रेशर होता है कि वो कहीं ना कहीं से पृथ्वी का कमजोर स्थल ढूंढ के, कोई एक वीक पॉइंट ढूंढ के, और सतह के कुछ भाग को तोड़ के वो वाटर वेपर बाहर निकलता है, जलवाष्प। और जब वो जलवाष्प बाहर निकलता है वाटर वेपर, उसके साथ मैग्मा को भी ऊपर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और मैग्मा उसको तब तक कहते हैं जब तक वो पृथ्वी के अंदर है। जैसे ही वो गर्म पदार्थ बाहर आ जाता है उसको लावा कह देते हैं। और लावा जब खूब सारा निकलता है तो लावा के जमने से पर्वत बनते हैं, पानी के अंदर भी बनते हैं, कई जगह स्थलीय भागों में भी बनते हैं। तो जहां पानी में ज्वालामुखी उद्भव होता है तो जो पर्वत बनते हैं, अगर पर्वत इतने ऊंचे बन जाए ज्वालामुखी के कि वाटर लेवल से बाहर दिखने लगे तो क्या बन सकते हैं? वो द्वीप बन सकते हैं। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं या द्वीप हैं, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो एक ज्वालामुखी पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा है जो पानी के ऊपर हमें नजर आ रहा है। सो इस तरह से ये जो है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा अच्छा जलवाष्प इतना कैसे प्रेशर हो गया वाटर वेपर में। तो आपको एक एग्जांपल बताऊं, कुकर में आप खाना डालते हो पकाने के लिए, कुकर में खाना थोड़ा सा पानी डाला जाता है, उसमें जो भी आलू जो भी उबालने के लिए डालते हो आप, और कुकर का सबसे कमजोर स्थल क्या होता है? कुकर की सीटी। तो उसमें पानी के गर्म होने से जो वाष्प बनता है, उस वाष्प में इतना पावर होता है, इतना स्ट्रांग होता है, वो इतना प्रेशर होता है उसमें कि वो कुकर की सीटी को ऊपर करके और निकल जाता है बाहर।
और किसी वजह से अगर कुकर की सीटी और कुकर खराब हो जाए तो इस वाष्प की वजह से कुकर फट भी सकता है, वो भी आपको पता है। तो वाष्प जो होता है उसका प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कभी भी किसी सतह के नीचे या पृथ्वी में अंदर की तरफ अगर पानी चला जाता है और वाष्प बन जाता है तो वो वाष्प निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो जहां पर जलीय भाग होता है प्लेटों के बीच में, वहां वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जहां द्वीप है वहां ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और हुए थे, जिससे अंडमान निकोबार बना है। तो खैर दो प्लेटें टकराई, दो प्लेटें कौन सी टकराई, जिससे हमारा हिमालय बना, हिमालय। तो भारत में जो हिमालय पर्वत है वो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से बना है। इंडियन प्लेट भी कह सकते हो आप इसको, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब ये टकराना हुआ, टकराने को क्या कहते हैं, अभिसरण। तो हम इसको लिखेंगे अभिसरण, कन्वर्जेंस। तो अभी लिखते हैं कन्वर्जेंस, पहले एरो अलग से दिखा दे। तो ये इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इधर से आई इंडियन प्लेट, ये दोनों टकराए, क्या हुआ इनका अभिसरण, इसको टकराने को कहते हैं अभिसरण। अभिसरण हुआ इन दोनों प्लेटों का। अभिसरण को इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जेंस। इनका कन्वर्जेंस हुआ जिससे हमारे हिमालय पर्वत बने हैं। तो आपने जो प्लेटें वगैरह ये बनाई है उसके नीचे ये भी बनाइए, ये वाला डायग्राम, ये वाला, कि हिमालय पर्वत जो है इस तरह से इन दो प्लेटों के अभिसरण से बना है। कीजिए, ये ड्रॉ कीजिए, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और अभी जो हिमालय करने वाले हैं हम वो बिल्कुल क्लियर होगा। भारत और पूरे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हिमालय ही है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी हिमालय ही है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी हिमालय में ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में, अगर देखें ज्योग्राफी के अंदर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बना लिया, बनाइए बनाइए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे काफी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हो गया, ओके। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, यस मैम प्री बैच में, हाँ ओके। चलिए बना लिया सबने, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए यहाँ तक तो आप बना चुके हैं। तो हिमालय पर्वत तो ऐसे बना है, और हिमालय पर्वत अभिसरण से बना है प्लेटों के। और दूसरी तरफ जो हमारा अंडमान निकोबार, अच्छा पूर्वांचल जो बना है, पूर्वांचल अलग प्लेटों के अभिसरण से बना है। तो पूर्वांचल मतलब पूर्वी भारत में जो पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल का निर्माण, पूर्वांचल का निर्माण, अलग से स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। ये तो आपने डायग्राम में बना लिया, आगे हम शब्दों में भी लिखेंगे, हिमालय करेंगे तब। अभी फिलहाल लिखिए पूर्वांचल का निर्माण दूसरी प्लेटों के अभिसरण से हुआ। कौन सी प्लेटों के? पूर्वांचल का निर्माण बर्मा प्लेट और
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो ये सेंटेंस लिखिए सीधा, पूर्वांचल का निर्माण बर्मा प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभिसरण से हुआ है। पूर्वांचल मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां हैं उनको पूर्वांचल कह रहे हैं। इंग्लिश में लिखिए, पूर्वांचल is formed by the convergence of, Purvanchal is formed by the convergence of Burma and Indo-Australian plates. Burma and Indo-Australian plate. Indo-Australian plate. बर्मा तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इतना लिख लिया। आगे लिखिए, तो हमने ये देख लिया हिमालय कैसे बना, इन प्लेटों के अभिसरण से, पूर्वांचल इन प्लेटों की वजह से। अब अंडमान निकोबार हमारा किस तरह से बना है? तो अंडमान निकोबार जो है वो वास्तव में पानी में डूबा हुआ ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे ये देखें, मान लीजिए ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो पानी में डूबा हुआ है, वॉल्केनिक माउंटेन। और ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा हमें सतह पर नजर आता है और पानी के ऊपर नजर आता है, और वही हिस्सा जो हमें पानी के ऊपर नजर आता है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वास्तव में। इसीलिए इंडिया में एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पानी है, ये पानी के ऊपर जितना भाग आपको दिख रहा है निकला हुआ, ये वाला, ये इतना इतना हिस्सा जो है ये हमें द्वीप के रूप में नजर आता है, द्वीप, आइलैंड के रूप में। तो अंडमान निकोबार इस तरह के द्वीप हैं, आइलैंड्स। तो लिखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है। अंडमान निकोबार जलमग्न, जलमग्न, जल में डूबे हुए, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है। अंडमान निकोबार जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है। अंडमान निकोबार आर द अपर पार्ट ऑफ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द अपर पार्ट ऑफ submerged, upper part of submerged volcanic islands Andaman Nicobar are the part of submerged volcanic mountain island. Andaman Nicobar islands are the part of submerged volcanic mountain, submerged volcanic mountain. और अंडमान निकोबार भी कैसे बना है? अंडमान निकोबार का निर्माण भी इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। उन दोनों के अभिसरण से ज्वालामुखी फटे, उसकी वजह से अंडमान निकोबार बने हैं। तो ये भी लिख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी बर्मा तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। बर्मा तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स have also been formed by the convergence of, Andaman Nicobar Islands have also been formed by the convergence of Indo-Australian and Burma plate, Indo-Australian and Burma plate. तो चलिए, इतना बनाया आपने, इतना लिख लिया। अब देखिए, भारत में ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने अभी इस ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स किए हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स से आपने इंडिया के ओवरऑल लैंडमार्क्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। और अभी इसी के साथ हम पर्वत वगैरह जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी भी जब आप करोगे तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। तो देखिए, इंडिया का ये जो दक्षिणी भाग है, हिमालय पर्वत, हिमालय क्या, अरावली पर्वत से लेकर और ये आगे यहाँ पे जो आपको पठार दिखते हैं, प्लेटो दिखते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत, उसके अलावा ये जो मालवा का पठार है, हाड़ौती का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर पठार है, दंडकारण्य पठार
पठार है, ये पूरा प्लाटो रीजन, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो, और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पहाड़ियां, यहाँ मेघालय का कुछ पठारी भाग, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और पुराना भाग है गोंडवाना लैंड। जबकि ये हिमालय जैसे जो पर्वत यहाँ देखने को मिलते हैं, ये नए बने हुए इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से। इधर पूर्वांचल है और पूर्वांचल वाला भाग जो है वो बना है बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन के अभिसरण से। यहाँ पड़ोस में हमारे म्यांमार में अराकनयोमा पर्वत है, म्यांमार देश में अराकनयोमा पर्वत, वो भी बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बना है। यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप हैं जो ज्वालामुखी उद्भव से बने। तो ये ज्वालामुखी फटे क्यों? क्योंकि यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट का अभिसरण हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ ये ज्वालामुखी उद्भव होने से अंडमान निकोबार जैसे द्वीप या जलमग्न जो ज्वालामुखी पर्वत है उनका निर्माण हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो है उसमें ये आप याद रखना और मैप में भी देखना कि इंडिया के ज्यादा नजदीक नहीं है अंडमान निकोबार, वो म्यांमार के ज्यादा नजदीक है। इंडिया से कहीं ज्यादा नजदीक म्यांमार के हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आता है, भारत के ज्यादा नजदीक है अंडमान निकोबार या म्यांमार के हैं या थाईलैंड के या किसके पास है? तो अंडमान जो द्वीप समूह है वो म्यांमार के ज्यादा समीप है, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंडमान निकोबार और पूर्वांचल वाला जो भाग है वो अराकनयोमा पर्वत का ज्यादा पार्ट है। अराकनयोमा जो पर्वत है म्यांमार का, इसका हिस्सा माना जाता है पूर्वांचल को और अंडमान निकोबार को, ना कि हिमालय का। हिमालय का पार्ट नहीं मानते पूर्वांचल को क्योंकि ये बर्मा प्लेट से बना है, और हिमालय वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो हिमालय का है जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से बना है। और यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से भूभाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या दक्षिणी जो पठारी भाग है या प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका पार्ट है। अरावली पर्वत है, हाड़ौती का पठार है। उसके अलावा राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी मैदान है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन नया बना हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग का जो बिल्कुल बेस है, नीचे का जो तल बना हुआ है, उसको तो गोंडवाना लैंड का या प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है उसका पार्ट माना जाता है, और उसके ऊपर जो मिट्टी और वो वाला क्षेत्र है मरुस्थल का, उसको थोड़ा नया माना जाता है। तो ऐसे कई सारे जो लैंडफॉर्म्स है उनकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको। और राजस्थान ज्योग्राफी आपको जो है वो बाद में पढ़ाएंगे, तो बाद में चीजें देखी जाएगी डिटेल में। अभी सिर्फ हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करते हैं। सो ये प्लेट्स आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुल मिलाकर आपको पूछा जाए कि टेथिस सागर के अवसादों के वलन से कौन सा पर्वत बना है? हिमालय पर्वत बना है। आपसे पूछा जाए इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से अभिसरण से कौन सा पर्वत बना है? हिमालय बना है। बर्मा और उनसे कौन सा बना है? तो आपको पूर्वांचल बताना है। अगर आपसे मैदान पूछे जाए कैसे बने हैं, तो मैदान बने हैं जहां पर टेथिस सागर का थोड़ा डिप्रेशन था या गर्त थी, उसमें हिमालय की नदियों ने मिट्टी जमा की, अवसाद जमा किए, उससे बना है हमारा उत्तरी मैदान। जहां जिस तरह से सवाल पूछा जाए उस तरह से जवाब देना है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल प्री का लेवल जो है वो भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। प्री में कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, इसलिए आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अब जो है हम प्लेट्स देख चुके हैं, अब ये थ्योरीज वगैरह के नाम नहीं देखने हैं। और अब भारत के हम भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। तो आप हेडिंग डालें। अब ये हमारा दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है। हमने पहला चैप्टर किया, फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स किए अभी, और अब हम चालू कर रहे हैं हमारा दूसरा